ओनली आईएएस। और आज हम हमारे अपने एंशियंट हिस्ट्री सीरीज़ का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेसोलिथिक एज पर है। इससे पहले हमने बेसिक इंट्रो स्टार्ट कर दिया और एक और एंशियंट वीडियो पे हमने स्टोन एज पे कर चुके अपना वीडियो। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे मेसोलिथिक एज। तो सबसे पहले बात ये कि इसके बाद हमारी हड़प्पा स्टार्ट होने वाली लास्ट वीडियो लेक्चर है। तो पूरी सीरीज़ के दो वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस पूरे प्री हिस्टोरिक इंडिया को कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमें पता है 8000 बीसी से हमारी इंटरमीडिएट एज स्टार्ट होती है। इंटरमीडिएट एज मतलब वो एज जो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच की थी। तो हमने पैलियोलिथिक पहले कवर कर लिया। तो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का पीरियड जो ट्रांजिशन का पीरियड था वो मेसोलिथिक पीरियड कहलाता है। तो ट्रांजिशन फेज क्यों कहलाता है? क्योंकि इस वक्त में दोनों में कुछ कुछ बदलाव होने शुरू हुए थे। कुछ नई चीज़ें आई थी और कुछ पुरानी चीज़ें कैरी हुई थी आगे की तरफ। न्यू लिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहते हैं, मतलब नव पाषाण युग, और पैलियोलिथिक को पूर्व पाषाण युग कहते हैं। और ये बीच वाला पीरियड है उसका। तो हमें पता है जब पैलियोलिथिक पेज आया था तो आइस एज चल रही थी। और इस समय में आइस एज थोड़ी पुरानी हो चुकी थी मेसोलिथिक एज के टाइम में। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ चुका था, थोड़ा गर्म हुआ था पहले के मुकाबले। ज़्यादा गर्म हुआ था तो पहले सब कुछ जमा हुआ था, उसके बाद सब कुछ पिघल गया, कई चीज़ें पिघली। तो हमारे पास ज़्यादा संसाधन आए, रिसोर्सेज बढ़े और हमारे इक्विपमेंट बढ़ गई, टूल्स ज़्यादा बढ़ गए। ज़्यादा टूल्स, ज़्यादा रिसोर्सेज, तो बेहतर हमारा प्रदर्शन होगा, बेहतर चीज़ें हम बना पाएंगे एज ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए इसे लेट स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि बाद का समय था जब पाषाण युग ही था, क्योंकि मेटल का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसी समय में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, लोगों ने जानवर पालतू रखने स्टार्ट कर दिए थे। इनिशिएशन ऑफ सेटलमेंट्स, लोगों ने घर बसाना यहाँ स्टार्ट कर दिया था कुछ कुछ हद तक। और यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? माइक्रोलिथ्स वो होते हैं जो एक छोटे छोटे पत्थर होते हैं। एक ऐसे टूल पत्थर का बनाना जो माइक्रोलिथ मतलब होता है पत्थर, स्टोन, और माइक्रो मतलब होता है छोटे साइज का। तो माइक्रोलिथ्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और इनके अलावा ये एरियाज जो थे, ये छोटा नागपुर में बहुत सारे थे, सेंट्रल इंडिया में थे, कृष्ण रिवर के आसपास थे। और इस टाइम में लोग पॉलिश स्टोन यूज़ करते थे। पॉलिश स्टोन का यूज़, स्टोन को पॉलिश इससे पहले नहीं किया था, यहाँ से पॉलिश स्टोन स्टार्ट हुए थे। और स्टोन एक्सेस मतलब पत्थर की जिसे कहते हैं कुल्हाड़ियाँ बननी स्टार्ट हुई थी। तो पत्थर की कुल्हाड़ियों से क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती थी उस टाइम, इससे पहले के मुकाबले, क्योंकि वो बेसिक टूल्स यूज़ करते थे। इन्होंने उसको कुल्हाड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे चीज़ें कटने में आसानी होने लगी, तो ज़्यादा आसानी से लोग जंगल साफ करने लगे। और एक और पॉइंट, हमारे सारे वीडियोस जो हैं वो आपके आर एस शर्मा एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जिससे बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मेन जो सोर्स है वो है। तो अगर आपको कहीं पे दो ऐसे डेटा मिलते हैं जो एक दूसरे से नहीं मैच खाते हैं, तो शायद वो इस वजह से कि हमने उसको फॉलो किया है। और हाँ, एक पॉइंट शायद पिछले वीडियो में किसी ने कहा था पाणिनि के बारे में, तो हाँ वो ग्रामेटिशियन थे, एक मिस्टेक हुई थी मुझसे। तो जो गलती से शायद मैंने इसको मैथमेटिशियन बोल दिया था। पीरियड ऑफ, जो इस समय के लोग थे वो टूल्स यूज़ करते थे और वो पॉलिश स्टोन यूज़ करते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है माइक्रोलिथ, यहाँ पे स्टार्ट होता है माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर। तो ये देख रहे हैं माइक्रोलिथ ऐसे हैं, छोटे छोटे पत्थर थे जिनको यूज़ किया था उन्होंने। तो माइक्रोलिथ की साइज़ क्या होती थी? माइक्रो मतलब 1 to 8 सेंटीमीटर के बीच के होते थे। इनसे उन्होंने ना यूज़ करना स्टार्ट किया टूल काटने के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए। तो एक ज़्यादा बेटर इनके पास ऑप्शन थे जंगल काटने के, इसलिए डोमेस्टिकेशन सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी, बसना शुरू हो गए थे लोग। अब मेसोलिथिक एज की हालांकि फ़ोटो क्लियर नहीं है ये, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। तो यहाँ पर बेसिक रीजन है, मेसोलिथिक एज यहीं पर थी मोस्ट प्राइमरीली, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपको यहाँ दाइमाबाद था, या फिर आपको महेश्वर था, या फिर ये इधर चिरंड, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे ये। तो वैसे हम एक एक को देखेंगे। जो मेसोलिथिक एज था इसमें कटिंग टूल यूज होता था कई लोगों के द्वारा। और यहीं पर परशुराम की लेजेंड पैदा हुई थी। परशुराम एक विष्णु के अवतार थे जिनके बारे में कहा जाता था, जो कि एक ब्राह्मण थे। और वो एक शायद साथ में एक फरसा जिसे कहते हैं वो रखते थे, एक ऐसा इक्विपमेंट होता था लकड़ी का, जिसके ऊपर शायद एक ऐसा वेपन टाइप का होता था जो ये मेटल का होता था। तो ये कहा जाता है कि ये लेजेंड इसी टाइम से आई है, क्योंकि एक्स विल्डिंग हीरो, मतलब जो कुल्हाड़ी रखता था वो विल्डिंग हीरो था। आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक एज में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बता लिए मैंने। उसके बाद क्योंकि ट्रांजिशन फेज था और उसके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यूलिथिक, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है। और इसके कई पार्ट्स हैं। तो सबसे पहली बात, न्यूलिथिक कब है? 2500 BC को हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। न्यूलिथिक मतलब नव पाषाण युग, मतलब पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ चुका था और ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ होने लग गया था। इसके लिए 3 साइड्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, इसकी वैसे ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, आप एनसीईआरटी पे चेक कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपको बुरज़होम, या फिर पाकिस्तान के साइड में आपको, फिर यहाँ मेहरगढ़ का एरिया है, बुरज़होम, मेहरगढ़ यहाँ पे। और इधर चिरंड है यहाँ,
ये एरिया 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसकी साइट्स हैं। इसके अलावा कुछ गारो हिल्स के आसपास के एरिया में न्यूलिथिक साइट्स थी। तो साइट्स तो वैसे ढेर सारी हैं, आप चाहे तो बहुत सारी याद कर सकते हैं, पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पॉइंट आउट किया। अगर आपको लगे कि ये कम है तो ऑफकोर्स हम कोशिश करेंगे बाद में करने का, बट मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो ऑलमोस्ट कवर्ड है फ्रॉम एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। जो हम पहले कवर करेंगे वो ये वाली साइट है जो इस एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में, बुरज़ोम, मेहरगढ़ वगैरह। तो हम पहले इसको देखते हैं क्या है ये। आप मैप थोड़ा ध्यान रखिए। ये वो पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ बुरज़ोम था कश्मीर के पास, मेहरगढ़ यहाँ बाहर इस साइड था पाकिस्तान में, क्वेटा के ऊपर। तो हम देखते हैं क्या है आगे। तो सबसे पहली बात, न्यूलिथिक एज में सेटलर्स जो हुए थे, लोग सेटल बसना शुरू हुए थे, वो 3 जगह पे हुए थे। पहला जो मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया का बुरज़ोम, जो कि कश्मीर के पास था। तो यहाँ पिट्स में रहते थे और ये हंटिंग और फिशिंग इकोनॉमी थी। खास बात ये हंटिंग और फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर नहीं करते थे बुरज़ोम। ये लोग एग्रीकल्चर से नहीं थे, जान का पता नहीं था, और डोमेस्टिकेशन में ज़्यादा विश्वास रखते थे। डोमेस्टिकेशन उन्होंने शुरू की थी, यानी शुरू तो नहीं कह सकते, डोमेस्टिक हंटर गैदरर थे। तो हंटर और फिशर जो होते हैं, मतलब शिकार करे खाते, कहते हैं वो डोमेस्टिकेट नहीं करते। तो ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कह सके कि इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी। तो उससे ज़्यादा इतना इनको इतना वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। अगली बात आती है, इन्होंने पॉलिश टूल ऑफ स्टोन यूज़ किए थे जो पहले मेसोलिथिक में भी हो रहे थे, उसको जारी रखा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। इन्होंने ज़्यादा टूल्स बनाए क्योंकि इन्होंने बोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, हड्डियों का। खास बात, बुरज़ोहोम और न्यूलिथिक सेटलर जो थे वो बोन्स का इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए ज़्यादा टूल्स बना पाए। और इन्होंने कोर्स ग्रे पॉटरी पॉटरी में थोड़ा सुधार किया। और डोमेस्टिक डॉग्स, यही बात है, इनको डोमेस्टिकेशन इन्होंने स्टार्ट नहीं की थी ज़्यादा, पर इसी टाइम में बुरज़ोहोम में आपको डोमेस्टिक डॉग्स, मतलब पालतू कुत्ते जो थे, अपने मास्टर के साथ ग्रेव्स में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाकी डोमेस्टिकेशन नॉर्मली इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। जैसे आप खेती करना, डोमेस्टिकेशन मतलब आपने बैल पाले या गाय पाली ताकि बकरियां पाली, दूध, हल जोतना, इन सब के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। पर जब भी इनकी ग्रेव्स मिली है वहाँ पर डोमेस्टिक डॉग्स मिले, और बुरज़ोम की जगह कहाँ थी, कश्मीर में। और वहाँ पे पॉलिश स्टोन और बोन्स का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था एज अ वेपन टूल। आगे देखते हैं चिरन। ये फिर आपके पटना से 40 किलोमीटर वेस्ट में है, तो पटना के पास है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर 3-4 नदियों का मिलन मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आपको बोन इम्प्लीमेंट मिले हैं, कुछ उसके अवशेष मिले हैं। और ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी, तो इस वजह से सेटलमेंट हो पाई, क्योंकि जो लैंड थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि 4 नदियाँ थी वहाँ पर। तो इस वजह से वो लोग यहाँ रह पाते थे। कहा जाता है कि ये लोग भी एग्रीकल्चर उतना नहीं थे, मतलब एग्रीकल्चर नहीं करते, तो हंटिंग और गैदरिंग के लिए जंगल था और काफ़ी नदियाँ थी, तो बेहतर इकोनॉमी थी। और हाँ, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो पहला एग्रीकल्चर सब कॉन्टिनेंट का जो प्रूफ मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ भी कश्मीर पीओके में, पाकिस्तान की शायद क्वेटा के ऊपर पड़ता है, बलूचिस्तान के बाद। हाँ या, तो वहाँ मेहरगढ़ है। और यहाँ पर पहले एग्रीकल्चर के सबूत मिलते हैं। पॉटर्स व्हील मिलता है, कॉटन का सबसे पहला इस्तेमाल दुनिया में शायद इन्होंने स्टार्ट किया था, कॉटन को ढूंढना था। और पॉटर्स व्हील, दो चीज़ें मिलती हैं। पॉटर्स व्हील मतलब जिस पे वो बनाते हैं यार, पॉटरी का काम जिस पे करते हैं। और कोलिदवा एक और जगह है जहाँ पे सबसे पहले राइस मिली थी दुनिया में। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नाम, चिरन, बुरज़ोहोम, मेहरगढ़ और कोलदेवा। अगली, और कहाँ पर क्या मिला था आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं जो दूसरा ग्रुप, मैंने कहा एक ग्रुप नॉर्थ में था, दूसरा ग्रुप था थोड़ा वेस्ट में, सॉरी वेस्ट में नहीं, ईस्ट में। ईस्ट में यानी सॉरी वेस्ट नहीं, ये साउथ वाला ग्रुप है जो साउथ इंडिया में था, जो कि साउथ ऑफ रिवर गोदावरी था। गोदावरी के जस्ट नीचे 3-4 एरियाज थे, नागार्जुन कोंडा, तेलाकोटा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टोन एक्सेस का यूज़ होता था इस टाइम में, और यहाँ पे स्टोन एक्सेस मिले भी थे साउथ के एरियाज में। और इसके अलावा स्टोन ब्लेड्स, फायर बेक्ड अर्थन फिगरिन्स पाए गए यहाँ पे। कैटल गोट पोजेस्ट किया गया साउथ के रीजन में, यहाँ पर आपको कैटल गोट्स मिलती थी, कि मतलब बकरा पालन शुरू हो गया था, जो कि बुरज़ों में नहीं था। और ग्रेन्स को इन्होंने को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार मैप देख लेते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कौन सा रीजन की हम बात कर रहे हैं, आपको क्लियरली पता चल पाए। ये आपका पहला रीजन था जो नॉर्थ का था, ये दूसरा रीजन आपका साउथ का था, तीसरा रीजन आपका ईस्ट का था। ठीक है। पर खास बात, जब मैं इसमें चिरन की बात करता हूँ तो ये रीजन इसी में गिना जाता है पहला क्वालिटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम तरह के डेवलपमेंट का लेवल था। ठीक है। जो दूसरा है ये साउथ का था, यहाँ पर आपको स्टोन एक्सेस और गोड्स मिलते हैं इस रीजन में। मतलब जो आपका पहला रीजन है नॉर्थ वाला, यहाँ पर नहीं था। ठीक है। पर यहाँ और डोमेस्टिकेशन भी कम था, पर कुत्ते मिले थे गड़े हुए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको स्टोन एक्सेस मिलते हैं, और गोड्स मतलब बकरियों को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ आपका मेहरगढ़ है, जहाँ से पहला आपको एग्रीकल्चर का वो मिला था सबूत इस एरिया में। और ये आपका तीसरा जोन है नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ पर आपको गारो खासी हिल्स में भी कुछ एरियाज मिले न्यूलिथिक साइट के। तो हमने ये कर लिया चिरन, मेहरगढ़, बुरज़ोहोम। और सेकंड ग्रुप जो कि साउथ इंडिया में था, जहाँ रिवर गोदावरी के पास नागार्जुन कोंडा और तेलकोट्टा दो इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ स्टोन एक्सेस, स्टोन ब्लेड्स मिले थे, कैटल मिली थी, और इन्होंने ग्रेन्स उपजाना स्टार्ट कर दिया था।
आगे बढ़ते हैं फिर न्यूलिथिक एज की बात। न्यूलिथिक में ही हमारा एक और पॉइंट है कि ऐश माउंट्स और हैबिटेशन साइट्स मिली थी पिकली हाल में। इंपॉर्टेंट नाम है पिकली हाल में। क्या मिला था? ऐश माउंट, मतलब राख की ढेर मिले थे, जहाँ से पता चला था कि हैबिटेशन स्टार्ट हो गया था यहाँ पिकली हाल। और हैंडमेड पोट्री मिलनी स्टार्ट हो गई थी, हाथ से बनी हुई वो पॉटरी। और फुटव्हील स्टार्ट हुए थे। और उड़ीसा के हिली एरियाज़ में भी आपको कुछ इसके मिल जाते हैं एरियाज जहाँ पे राइस कल्टीवेशन और स्मॉल स्केल सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी इसीलिए इस हिस्से में पहले। क्योंकि अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि नीचे के एरियाज़ में भी ग्रेन्स उपजाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ उड़ीसा में भी आपको राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। तो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर आपके न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो चुका था। तो पॉसिबली कहा जाता है कि न्यूलिथिक से स्टार्ट हुआ, और मैसोलिथिक में इसका जिसके अंदर शुरुआत हो चुकी थी एक तरह से। बट पहला सबूत कहाँ मिला आपको? मेहरगढ़ में। और फिर नीचे उड़ीसा में आपको चावल के सबूत मिले हैं, और ग्रेन्स मतलब अनाज का उत्पादन आपको यहाँ साउथ में भी होना स्टार्ट हो गया। और पिछली हाल में क्या मिला है? पिछली हाल में राख के ढेर मिले हैं, ऐश माउंट्स। आगे चलते हैं। तीसरा जो था हिल्स ऑफ असम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूलिथिक टूल्स मिले हैं। ठीक है, हिल्स ऑफ असम इस रीजन में, सॉरी ये फिर चिरन आपका ऊपर वाला रीजन में आ जाएगा, क्योंकि इनका लेवल एक जैसा था। गारो हिल्स में कुछ हिंदियाज मिर्ज़ापुर इलाहाबाद में भी मिले थे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता रहे। यहाँ गारो हिल्स के आसपास। यहाँ अब देखिए इसकी एक लिमिटेशन भी थी इस समय में, ये लोग हिली एरिया से बाहर नहीं रह पाते थे, या फिर रिवर एरियाज़ में। अब देखिए चिरन वाला एरिया है, ये आपको नदियों के पास है, क्योंकि 4-5 नदियाँ मिलती थी। ये पहाड़ों के पास है। बुरज़ोम वो भी आपको पहाड़ के पास है। और नीचे वाला एरिया आपको नर्मदा रिवर के पास पड़ता है, साउथ वाले। तो सारी की सारी इधर ही पड़ते थे, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम होता था इनका। जबकि काफ़ी एक्सटेंडेड सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी, वरना पर प्रोडक्शन नहीं हुआ था उस हिसाब से। ये इनकी प्रॉब्लम थी। अब अगले पे आता है स्टोन कॉपर एज। सॉरी, स्टोन कॉपर एज। स्टोन कॉपर एज को चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, मतलब। तो इसको चैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि कॉपर बेस्ड कल्चर है ये। कॉपर पहला मेटल था जो कि यूज़ होने स्टार्ट हो गया था एज अ वेपन और एज अ टूल। ठीक है, कॉपर पहला ऐसा था जिसका उपयोग शुरू हुआ था। अब अगर इसकी हम लोकेशन ध्यान दें तो इसकी स्थिति थी बानस वैली थी, राजस्थान में, वहाँ पर था। आहर, गुलंड, मालवा, कायाता और ईरान, ये एमपी में बेसिकली थे सारे एरियाज। और नर्मदा के आसपास नवदोतली, ये भी एक जगह है जहाँ पर ये मिलते थे, इनके जो लोकेशन है। तो ये आपको मैप पे याद करने में ज़्यादा सहूलियत होगी, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एनसीईआरटी में इसका मैप ज़रूर देख लें एक बार। हालांकि ये रहना ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एरन कहाँ है। एरन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। या आहर का है, ये किस पीरियड, किस टाइम लोकेशन के हैं देश, या वो राज्य। जब अपना वीकली टेस्ट लेंगे, जो कि हड़प्पा से के बाद हम शायद ख़त्म करें, तो उस टाइम हम एक वीकली टेस्ट लेंगे जहाँ पे इन सारों का कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपसे रिवीजन हो जाएगी। आगे देखते हैं। कुछ स्मॉल टूल्स शुरू हुए थे, स्टोन ब्लेड्स बनने स्टार्ट हो गए थे, इन्होंने प्रोमिनेंस गेन कर लिया इस टाइम में। जो हमने पीछे पढ़ा था वहाँ भी स्टोन ब्लेड्स बनने स्टार्ट हुए थे न्यूलिथिक पीरियड में। तो उसके बाद ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे स्टोन कॉपर एज में, क्योंकि इनको एक ज़्यादा मेटल मिल गया, ज़्यादा मजबूती आ गई। इस बारे में देखिए, स्टोन कॉपर एज इस एरिया में फैला हुआ है। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब आपको ईस्टर्न और ईस्ट वेस्ट जोन में। वेस्ट मतलब आपको ये डेक्कानी एरियाज कुछ कुछ कवर्ड है। यहाँ पर भी कई सारे एरिया, जैसे मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, कुछ एरिया महाराष्ट्र का हो गया, थोड़ा नॉर्थ का एरिया हो गया। यहाँ पर ज़्यादा था ये एरिया फैला हुआ। अब क्यों था ऐसे देखते हैं। कॉपर इम्प्लीमेंट थे वहाँ, तो स्टोन एक्सेस बनने चालू रहे। स्टोन एक्सेस थे, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ थी, उनके साथ आपने कॉपर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, बट स्टोन एक्सेस जारी रहे क्योंकि बहुत मजबूत होते थे वो। और आहर और गिलकंड के पास ज़्यादा कॉपर था, तो स्टोन एक्सेस यूज़ नहीं होता था, बल्कि सिर्फ कॉपर का यूज़ होता था उस एरिया में। तो इसलिए आपको पता लगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास कॉपर था, इसलिए यहीं पर आपकी इसी एरिया के आसपास आपका ये स्टोन कॉपर एज के ज़्यादा सेटलमेंट्स मिले, गांव वगैरह यहाँ ज़्यादा मिले। तो फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस यूज होते थे। जोरवे, जोरवे एक गांव था चंडोली महाराष्ट्र के आसपास। और जोरवे बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरवे कल्चर भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस, फ्लैट होता था, रेक्टेंगुलर होता था, मतलब इस तरह से होगा फ्लैट टाइप से। तो ज़्यादा इजीली आप उससे काट पाएंगे किसी चीज़ को। मतलब जो हम देखते हैं आज की डेट में लगभग वैसा ही इनको इनकी कुल्हाड़ियाँ हुआ करती थी, जो कि कॉपर की थी, तो ज़्यादा बेटर इक्विप थे जंगल वगैरह काटने में। और यहाँ पे राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोगों ने ये अनाज का उत्पादन, काव, भैंसे और सुअर पालने शुरू कर दिए थे। मतलब एक सेटलमेंट, गाँव की तरह जीना, जो हम जिसे हम जीना कहते हैं, एक सामूहिक रूप से शुरू हो गया था। और इसी समय को हम कहते हैं कि वहाँ पर लोगों ने ये सॉरी आटा और गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन शुरू कर दिया था। बाजरा, इनका प्रमुख भोजन क्या था? बाजरा, स्टेपल क्रॉप बाजरा था। और कई सारी दालें भी उगने लग गई थी, लेंटिल या फिर आपके चने वने सब कुछ होने लग गए थे। और ये सारा बेसिकली नर्मदा के तट पर या महाराष्ट्र में आपको नवदोतली में मिलता है। इसका नाम याद रख लिए। सारी की सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, नवडाउटली। कॉटन जो था वो भी सबसे पहले डेक्कन में शुरू हुआ, काले रीजन में। तो हमने देखा वहाँ पे आपको कॉपर था, तो वहाँ पे आसपास ब्लैक सॉइल में खोद खोद के कॉटन का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब याद करिए कॉटन को सबसे पहले किसने ढूंढा था?
आपको याद होना चाहिए कि आगे आएगा भी है। तो अब अगर आपको पता है कॉटन सबसे पहले किसने बनाया था, ढूंढना था, तो आपकी तैयारी है। अदरवाइज आपको वीडियो दोबारा रिवाइंड करके पीछे जाके देखना चाहिए किसने बनाया था, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा अभी। और ईस्टर्न इंडिया में फिश हुक्स, बिहार में और बंगाल में मिलने फिश हुक्स मतलब जिसमें हम मछली मारते हैं, वो हुक्स बनने स्टार्ट हो गए थे कॉपर के जैसे ईस्टर्न रीजन में भी, क्योंकि लोग यहाँ फिश और राइस पे जिंदा रहते थे, जो आज तक प्रथा चली आ रही है कि मान लो कि मछली चावल ज़्यादा बंगाली लोगों को पसंद होता है। तो उसी टाइम से सोचिए आप, चैलकोलिथिक पीरियड में ही ये स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ फिशेस बहुत थी और राइस उन्होंने उत्पादन करना सीख लिया था। तो इस वजह से फिश एंड राइस का कल्चर वहाँ चला आया था, जो आज तक चलता है। इसलिए एग्रीकल्चर में यहाँ के लोगों ने ज़्यादा वेरिएशन प्राप्त कर ली थी चैलकोलिथिक पीरियड में। अब आगे बढ़ते हैं स्टोन कॉपर एज में। अ, लोगों को बर्न ब्रिक का पता नहीं था, मतलब जो ईंट को जला के यूज़ करते हैं वो यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ था। जबकि शायद उसी टाइम के थोड़े दिनों बाद हड़प्पा में इन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली थी इस चीज़ में। तो अक्सर यहाँ पे घर की उससे मड से, मतलब कीचड़ और कीचड़ भरे पत्थरों, उसको ईंटों को मिला के बनाए जाते थे पानी से या फिर डॉब से। और थैच्ड हाउसेस, फूस के मकान बनते थे। और बाद का जब ये फेज़ आगे चला चलकोलिथिक पीरियड, तो फैमिलियाँ बड़ी होने लग गई, लंबे लंबे घर बनने लग गए, सेटलमेंट्स और स्टेबल होने लग गए। स्टेबल मतलब क्योंकि इन्होंने जानवरों को पालना सीख लिया था और खेती सीख ली थी, तो इनका कल्चर काफ़ी स्प्रेड होने लग गया, जो कि जॉर्वे कल्चर के नाम से कहलाता था। जॉर्वे विलेज कहाँ था, कहाँ था? अगर मैं सही गलत नहीं हूँ तो हो सकता है महाराष्ट्र के पास था। लेट मी चेक। हम्म, एक मिनट। हाँ, ये महाराष्ट्र में था। तो वहाँ पर आपको जोरवे कल्चर की स्टार्ट होती है। जोरवे कल्चर असल में है क्या, कि आपका सेटलमेंट स्टार्ट होना, क्या स्टेबल होना और बढ़ना, यहीं से आपके गांव के विलेज की स्टार्ट हो गई इकोनॉमी। इसमें क्या खासियत थी जोरवे कल्चर की? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की 35-35 घरों का एक आपका साइज होता था, जो कि सर्कल बना के, जैसे आजकल देश में रहते हैं ना, यहाँ यहाँ पे घर हो गए चारों तरफ, और बीच में आपका कॉमन ग्राउंड हो गया जहाँ लोग सेफ हो गए एक साथ रहे। या फिर रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे घर बनने लग गए, ताकि आपके पास एक कॉमन लैंड हो जाए, आप सेफ रहे। और चलकुल इकोनॉमी जो थी विलेज इकोनॉमी बन गई। विलेज इकोनॉमी मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका मतलब घर गांव के अंदर ही आपके सब कुछ उत्पादन होता है और सब कुछ आप उपयोग करते हो। कुछ घर होने लग गए तो उत्पादन अपने आप से होने लग गया, तो एक अर्थव्यवस्था सी बन गई उनकी अपनी खुद की। फिर इमाम गांव ईरान और क्या था, ये नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल वेस्टर्न एमपी के थे मैक्सिमम, और इनको आसपास इन्होंने फोर्टिफाई कर लिया था, मतलब दुर्ग बना लिए थे, इन दुर्ग के अंदर रहते थे। मगर ये कभी अर्बन नहीं हो पाया, जैसे कि हड़प्पा के कल्चर अर्बन होते थे, अर्बन नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ फोर्टिफाई किया था, तो इमामगढ़, इमाम गाँव, ईरान और कायठा में, जो कि एमपी के थे। और इसके बाद एक्सपोर्ट, ये जो स्टोन कॉपर एज के लोग होते थे, एक्सपोर्ट होते थे कॉपर, कॉपर स्मिथ्स, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो सोने का कारीगर होते थे, कॉपर के बहुत अच्छे कारीगर थे। और इसके अलावा बहुत अच्छे वर्कर भी थे पत्थर के। तो जो ऑफकोर्स इस टाइम में जो चीज़ें निकलती है उससे पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टोन कॉपर में एक और इम्पॉर्टेंट जो माइक्रोलिथ्स थे, जो मेसोलिथिक पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये यहाँ भी फैली। और शिपिंग वीविंग स्टार्ट हो गया इसके अलावा। और महाराष्ट्र में इसके बेस मिलते हैं शिपिंग, कॉटन फ्लेक्स। तो आप आज के टाइम से भी हिस्ट्री देख सकते हैं, मछली चावल ईस्ट में खाया जाता है, आज भी मिलता है। कॉटन फ्लेक्स या सिल्क थ्रेड आज भी महाराष्ट्र गुजरात रीजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो आज भी महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 है। माइक्रोलिथ्स का यूज उन्होंने स्टार्ट किया जो मेसोलिथिक पीरियड से आया। हाँ, ईस्टर्न इंडिया में राइस, वेस्टर्न व्हीट बार्ले और सेंट्रल सेटलमेंट वर फर्स्ट टू फॉर्म, ईस्टर्न वर लेटेस्ट। खास बात, वेस्टर्न में व्हीट और बार्ले होता था। तो कि आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन में आज भी गेहूं और बार्ले का इस्तेमाल होता है, जबकि ईस्टर्न इंडिया में चावल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप आज भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल सेटलमेंट बसी थी। अब क्यों बसी थी पहले सेंट्रल सेटलमेंट, ये बताइए? क्योंकि वहाँ पर कॉपर की माइंस थी, इसलिए कॉपर एज का पहला सेटलमेंट सेंट्रल रीजन में हुआ था। और ईस्ट वाले सबसे लेट में हुए थे, मतलब वहाँ से आपका फैला था ईस्ट की तरफ, बंगाल की तरफ। महाराष्ट्र में क्या होता था कि लोगों को घरों में ही अपने वो फ्लोर में ही मुर्दा लोगों को गाड़ दिया करते थे, अलग से कब्रिस्तान नहीं हुआ करता था, जो कि हड़प्पन में हुआ करता था। अब सेपरेट क्रिमेटरी क्या होता है, ये 3-4 चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपका कब्रिस्तान अलग है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि हाइजीन का भी एक इशू होता है, सैनिटेशन का, और आप कम अंधविश्वासी थे, तो इस मामले में ही ज़्यादा थे और ये वहीं पे गाड़ देते थे। और कॉटन ऑब्जेक्ट्स और पॉट्स वगैरह साथ में डिपॉजिट किए जाते थे, तो ये थोड़ा डिफरेंस है इनमें और हड़प्पन्स में। तो ये आपका स्टोन कॉपर एज में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टेराकोटा फिगरिन मिलते थे औरतों के, जिसमें मदर गॉडेस थी, कि आपको एक माता, जैसे कहते हैं ना, गॉडेस की बात की थी, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अनबेक्ड न्यूड क्ले फिगरेंस मिलते थे, जिसकी पूजा होती थी। बुल, एक रिलीजियस कल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बुल मतलब सांड की पूजा स्टार्ट हो गई थी, अगर मैं सही हूँ तो। जो राजस्थान में बुल टेराकोटास के मिलते हैं। और सोशल इनइक्वालिटीज़ भी शुरू हो गई थी, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटीज़ मतलब कई जगह देखा गया कि बच्चों को
नेकलेसेस के साथ गड़े हुए मिले, मतलब तो ये दिखाता है कि भाई इनके बच्चे मरे तो इन्होंने उसको नेकलेस पहना के ज़मीन में डाल दिया, और कई लोगों के पास कुछ नहीं है। तो वो दिखाता है कुछ लोग जो रईस हुआ करते थे उनके पास नेकलेसेस हुआ करते थे, और उनको बच्चों के पास इतने रईस थे कि बच्चों के पास नेकलेस होते थे। तो समाज में इनइक्वालिटी होती होगी। और आपने दो चीज़ चीज़ें होगी, बुल की पूजा स्टार्ट हो गई थी, मदर गॉडेस स्टार्ट हो गया था, टेराकोटा फिगरीन मदर के वुमन के मिलते जो बताता है मदर गॉडेस हुआ करती थी चलकोलिथिक पीरियड में। इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ चलकोलिथिक पीरियड में? इंपॉर्टेंट हुआ था कि ईस्टर्न इंडिया में आपको राइस मिलता था, वेस्टर्न इंडिया में बार्ले वीट का इंपॉर्टेंट हो गया। सेंट्रल सेटलमेंट पहले फॉर्म हुए थे, महाराष्ट्र में बरीड मिलते हैं डेड में घर के साथ जो हड़प्पा में अलग थे। माइक्रोलिथ स्टार्ट हुए थे, इन्होंने कॉटन फ्लेक्स स्टार्ट किया था जो कि महाराष्ट्र में था ईस्ट में। और फिश हुक्स कब मिले थे? फिश हुक्स इससे जस्ट पहले मिले थे। जॉर्वे कल्चर स्टार्ट हो गया था। तो क्विक रिकैप हो गया हमारा सो स्टोन कॉपर एज का। अब इंपॉर्टेंस क्या है? इसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि रूरल सेटलमेंट शुरू हो गए थे और कॉपर स्मेल्टिंग ये सीख चुके थे, मतलब कॉपर को गलाना सीख चुके थे। और सबसे ज़्यादा इंडिया में हैबिटेबल कई इंडिया के रीजन में पाए गए, मतलब कि मोस्ट ऑफ द इंडिया जो था वो रहने लायक था। और पेंटेड ग्रेवेर यूज़ करने लग गए, पेंट करने लगे चीज़ों को। और सब इन्होंने क्या किया, गाँव पे कब्जा भी करना शुरू किया था। कॉलोनाइजर थे, एक एरिया दूसरे पे कब्जा कर लेता था। इसके बाद ये सबसे पहले जिन्होंने विलेज बनाना इंडिया में स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा सीरियल्स इन्होंने बनाना स्टार्ट किए थे, और वो नॉनवेज के साथ खाना स्टार्ट कर दिया था। सीरियल्स के साथ नॉनवेज भी शुरू कर दिया था। पहले हंटर गैदरर थे, एग्रीकल्चर शुरू में हुआ था, पर गाँव इन्होंने बसाए थे, और सीरियल्स बेहतर, मतलब अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा करने लग गए थे ये। क्योंकि इन्होंने जोरवे कल्चर स्टार्ट हो गया था, लोग एक अर्थव्यवस्था भी गाँव की बननी शुरू हो गई थी। ईरान कया तो एमपी में जो थे इमामगढ़ थे, वो फोर्टिफाइड थे। और चूरन जो एरिया था, जो कि बिहार का रीजन था, वो गरीब था। जबकि एमपी के रीजन में आपको दुर्ग थे। क्यों थे भाई? क्योंकि एमपी में आपकी कॉपर की खदानें थी इसलिए। और वहीं से पहले सबसे सेटलमेंट बसी थी। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी इसकी चलकोलिथिक पीरियड की? कुछ तो कमियां रही होंगी। कमियां ये थी कि बहुत सारे बच्चों को इन्होंने वेस्टर्न, ये वो दिखाता है कि फूड प्रोड्यूस तो होता था, पर इन्फेंट बहुत मरते थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे मरते थे। तो दिखाता है इनकी स्थिति कुछ हद तक ठीक भी नहीं थी। इनइक्वालिटी थी जो हमने देखा। इकोनॉमिक पैटर्न की वजह से लॉन्जिविटी नहीं आई, मतलब उन्हें खाना पीना शुरू किया, गांव में अर्थव्यवस्था बनी, पर लॉन्जिविटी नहीं आई। लोगों के बच्चों की मौत होती रहती थी, बहुत सारे छोटे बच्चों की कब वो मिली है, अवशेष मिले हैं। तो दिखाता है कि भाई ये सब ठीक नहीं था। बैकग्राउंड रहा, कभी अर्बन नहीं हो पाया जैसे कि हड़प्पा में हुआ। एक सिस्टम नहीं बन पाया जैसा हड़प्पा का था, ऑर्गेनाइज सिस्टम। कॉपर भी कम था। ब्रॉन्ज मेकिंग इनको आती नहीं थी। ब्रॉन्ज मेकिंग क्यों नहीं आती थी भाई? टीन नहीं था इंडिया में, और राइटिंग नहीं पता थी, सबसे खराबी थी इनकी। इसलिए इनको एक सिविलाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी वो राइटिंग नहीं पता थी। सबसे बड़ी समस्या थी इनके साथ जब चलकोलिथिक पीरियड में। इसके बाद 40 होर्स ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट मिलते हैं, मतलब कई जगह से आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में, वहाँ से लेके अपर गंगेटिक बेसिन तक आपको ढेर सारे 40 लगभग ढेर मिलते हैं कॉपर के वस्तुओं के। और ये जो ढेर होगा तो इसमें क्या होता था, सेल्स हार्पून हो गए, तलवारें हो गई, ये सब चीज़ें थी। तो दिखाते हैं वेपन नहीं, इन्होंने कॉपर स्मिथ बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे कारीगर थे ये कॉपर के। और कॉपर हॉर्स जहाँ जहाँ मिले हैं, सोचा जाता है कि वहाँ पे लोग सेटल लाइफ जीते थे, मतलब बस चुके थे वहाँ, तभी तो इतना बड़ा ढेर लगा धीरे धीरे जमा होते होते। तो ये बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खेतरी जोन राजस्थान में जो था, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ये मिलते, खेतरी जोन में कॉपर मिला करता था पहले। और यहाँ पर ऑक्री कलर्ड पोट्री कल्चर शुरू हुआ था, जो कि 2000 बीसी से पुराना है। बट राजस्थान के टाइम में वहाँ पर था ही, तो ये सेटलमेंट भी बढ़ गई। पर यहाँ की सेटलमेंट कभी बहुत बड़ी साइज़ की नहीं हुई, या फिर ज़्यादा लंबे समय तक रही नहीं। और इस टाइम में हड़प्पा भी थी, तो इनके साथ ना लेना देना होता था। परंतु कॉपर एज में इनका लेना देना होता था, पर क्या हुआ कि इस हद तक भी नहीं हुआ कि ये अपने जैसे हड़प्पा था उस टाइम में, तो कॉपर एज के टाइम में हड़प्पा के साथ इनका संबंध इतना बड़ा नहीं हो पाया कि जितना होना चाहिए, क्योंकि वो डेवलप थे, ये नहीं कर पाए। तो कॉपर एज के ये थे इश्यूज। अब एक बार देख लेते हैं। हमने स्टोन कॉपर चलकोलिथिक पीरियड कर लिया और कॉपर एज भी कर लिया। तो कॉपर एज की खास बात है, कॉपर एज ज़्यादा चली नहीं थी। प्योर कॉपर एज जिसे कहते हैं, तो बेसिकली ये आपको राजस्थान के आसपास ही थी जहाँ पे प्योर, क्योंकि ब्रॉन्ज एज चली नहीं। बेसिकली चैल्कोलिथिक पीरियड ही रहा था आपका। तो हमने चार चीज़ें कवर की हैं: मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड और कॉपर एज। तो आइए हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अपना चरण क्या थी? लोअर पैलियोलिथिक साइड थी, मेसोलिथिक थी, न्यूलिथिक या मिडिल पैलियोलिथिक साइड थी? अब जल्दी से बताइए मुझे। इसका जिक्र दो जगह आया है, पर जब चिल्ड्रन साइट की बात मैं कर रहा हूँ तो आप सोचिए कौन सी जगह हो सकती है। आपको जवाब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्थ साउथ और ईस्ट, तीन चीज में, नॉर्थ ईस्ट तीन में डिवाइडेड था। कौन सा था ये आंसर? जल्दी बताइए। ये था सी। सी मतलब न्यूलिथिक। न्यूलिथिक मतलब वो एरिया जो कि किसके साथ कंटेम्प्रेरी था? बुरजहोम के साथ, कश्मीर में ऊपर, ये पटना के पास है चिरण। और यहाँ पर आपको
इस रीजन से क्या क्यों था ये, क्योंकि यहाँ पे 3-4 नदियाँ एक साथ मिलती थी। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, एक एक साइड को, लोअर पैलेयोलिथिक कौन सी साइड थी, मेसोलिथिक कौन सी थी, न्यूलिथिक कौन सी थी, मिडिल पैलेयोलिथिक कौन सी थी। और याद रखिए मेरा फोकस रहता है कि चारों ऑप्शन क्लियर हो। जैसे ये माइक्रोलिथिक टूल्स कब प्राइमरीली यूज होने स्टार्ट हो गए थे, बताइए। 3 ऑप्शन है, देखिए। तो नॉर्मली न्यूलिथिक एज में भी हो चुके थे, पर इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा मेसोलिथिक पीरियड, क्योंकि यहाँ से मेसोलिथिक पीरियड की सबसे स्पेसिफिकली बात थी कि माइक्रोलिथिक टूल यूज होगा। माइक्रोलिथिक क्या चीज़ होती है, छोटे छोटे पत्थर जिनको टूल की तरह यूज़ करना स्टार्ट किया, जो 8 सेंटीमीटर तक के होते थे। और इसके बाद पैलेलिथिक टाइम में, न्यूलिथिक टाइम में भी इसका, जब चैल्कोलिथिक पीरियड था तब यूज़ होता था, जो हमने पढ़ा माइक्रोलिथ्स का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, एग्रीकल्चर कब प्रिडोमिनेंट हुआ था, मतलब ज़रा उपयोग में आने लग गया था, बताइए। न्यूलिथिक एज में आ चुका था एग्रीकल्चर, या कॉपर एज में आया था। अब बताइए, आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। या मेसोलिथिक में प्रिडोमिनेंट हो चुका था, प्रिडोमिनेंट मतलब वो आया और उसके बाद अच्छे खासे रूप से चलने लग गया, प्रिडोमिनेंट। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा बी, मतलब न्यूलिथिक। अब आप कहेंगे न्यूलिथिक में स्टार्ट हुआ था पुरजोम वगैरह में, चैल्कोलिथिक पीरियड तक आते आते कॉपर एज से पहले चैल्कोलिथिक पीरियड था, ठीक है। वो न्यूलिथिक के उस, तब तक आपका एग्रीकल्चर बैठ चुका था, सेटलमेंट बनने स्टार्ट नहीं हुए थे, ठीक है। सेटल मतलब गांव बसने, जो कि आपके चैल्कोलिथिक पीरियड में हुए थे, जो जॉर्वे कल्चर था। अगली बार, जॉर्वे कल्चर किस टाइम में आया था बताइए मुझे। अभी तक मैंने खैर गलती इसका आंसर बता दिया, आपको फ्री पता होना चाहिए, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, न्यूलिथिक या फिर मेसोलिथिक। ये होगा आपका चैल्कोलिथिक पीरियड में आया था। अगला पॉइंट, एग्रीकल्चर के एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में कहाँ मिलते हैं, बताइएगा, बताइए। आपको मिलते हैं सबसे पहले, बुरज़ोह में मिलते हैं, मेहरगढ़ में मिलते हैं, बताइए आप। मेहरगढ़ में मिलते हैं। एक मिनट रुकिए, मेहरगढ़ कहाँ था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पास था। बुरज़ोहम कहाँ था, कश्मीर में था। बुरज़ोहम में क्या मिला था, जहाँ पे डॉग्स बरीड मिले थे, कुत्ते मिले थे गड़े हुए मालिकों के साथ, ठीक है। और नागार्जुन कोंडा कहाँ था, नागार्जुन कोंडा कहाँ था, अब बताइए। नागार्जुन कोंडा कहाँ था, नागार्जुन कोंडा था आपको निचले नर्मदा के नीचे का जो एरिया मैंने आपको बताया था, वहाँ नागार्जुन कोंडा था। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको देखना पड़ेगा कि बुरज़ोम, ये सब जैसे नाम है, आपको ये एग्जैक्टली याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। और आर्ट ऑफ राइटिंग क्या इनको आती थी, मेरा क्वेश्चन है आपसे। आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आती थी, अच्छा। आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आने की वजह से क्या हुआ, हम इनको सिविलाइजेशन नहीं कह पाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ब्रज़ोम में क्या, मेहरगढ़ क्या, पिकलियाल में क्या, नागार्जुन कोंडा कहाँ, लोकेशन क्या, क्या चीज़ का उत्पादन यहाँ होता था। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद हम आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे, और इस सीरीज़ का अगला वीडियो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं प्री में भी और मेंस में भी, मेंस में स्पेशली। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में करें। और एक और पॉइंट, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम आपके फीडबैक्स को ज़रूर इंक्लूड करेंगे और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। और हम वीकेंड पे इसकी क्लास, एक एक मिनी टेस्ट चलाएंगे, जो कि शायद आपको पीडीएफ या वीडियो जो आप कहें हम वैसा करेंगे, एक क्विक रिविजन टाइप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, और टू कीप गिविंग अस फीडबैक।